हेलो स्टूडेंट, कुमार डिस्टेंस लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती, आपका टीचर, और यहाँ पे आपको आज पढ़ाने आया हूं मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बात की थी 5th चैप्टर के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का था 10th क्लास के एनआईएस बोर्ड के लिए। आप थंबनेल पे भी आपने देख ही लिया होगा कि वो 10th क्लास के लिए था, एनआईएस बोर्ड के लिए। ठीक है, और आज मैं बात करने वाला हूँ 6th चैप्टर की, सेम क्लास के लिए और सेम बोर्ड के लिए। राइट, तो आपको पता ही है कि देखिए यार, मैं बहुत सिंपल मेथड में बताता हूँ आपको, जिससे कि समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं 6ठे चैप्टर के बारे में। तो आप इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत क्लियरली देखिएगा, क्योंकि अगर आप सही से नहीं देखेंगे तो फिर शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। राइट, यहाँ पर एक एक वीडियो आपको कवर कराई जाएगी, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। राइट, देखिए दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि भाई आप लोग उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट में कर बता सकते हैं आप मुझे किसे समझ में नहीं आया। राइट, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ओके, सो बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देखिए, जो आपका 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपको क्या समझ में आ रहा है कि दो घात का कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई समीकरण होगा। समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई समीकरण है, एक्स प्लस वाई समीकरण है, एक्स प्लस टू समीकरण है, वाई प्लस जेड समीकरण है। राइट, तो यहाँ पे आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब दो घात वाला समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे ज़्यादा मार्क्स का। ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका आता है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। जो ज़्यादा मार्क्स का है क्वेश्चन वो है आपका 3 या 4 मार्क्स का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। कौन से समीकरण को? इसको। ये हमारे पास समीकरण है कुछ, आई होप कि आपको चमक रहा हो। इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि का मतलब कैसा है? सिंपल। इसको क्या करना है, एक काम करो, देखो बराबर जीरो दोनों के हैं, तो पहले ये वाली वैल्यू ले लो 2x प्लस 3 बराबर में जीरो, और दूसरी ये वाली वैल्यू ले लो x प्लस 2 बराबर में जीरो। कुछ नहीं करना होता इसमें, सिंपली बस यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, दोनों जगह से x की वैल्यू फाइंड करो। तो ये 2x ऐसी रहेगा, ये 3 है तो इधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा, और ये x ऐसे ही, और ये 2 है इधर जाकर के माइनस के 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर ये आ गई पहली, और दूसरी x की वैल्यू यहाँ से -3 ऐसे ही। ठीक है, और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में, ये अपॉन में चला जाएगा, दूसरी वैल्यू ये। तो ये आपकी आंसर हो गई, बस इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है एक, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो यार देखो, इसको ना हल करने के लिए ना पहले आपको इस तरीके के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करें हम एक काम करते हैं, इसको निकालने का एक तरीका होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 तियां 12। अब 12 को ऐसे या तो जोड़ो या ऐसे घटाओ कि 8 आए। 12 को 4 तियां 12, 12 को ऐसे जोड़ो या ऐसे घटाओ कि आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 को ये 4x ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12 कर सकते हैं, अगर 12 है तो 4 तियां 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 तियां 12 में 4 और 3 7 होता है, 8 नहीं होता। ठीक है, लेकिन 6 दूनी 12 में 6 दूनी 12 भी हो रहा है और 6 2 8 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 + 2 x + 3, यानी 8 की जगह पे 6 + 2 रख दिया, तो ये आपका 4x2 माइनस ये खुलेगा 6x मल्टीप्लाई में x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर ये खुलेगा 2x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस वैल्यू में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है 2x कॉमन। 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4x था, तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ पर 3 बचा खाली। क्यों? क्योंकि 2x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया।
अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बची वैल्यू 2x, अब माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस है अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो एक वैल्यू आई आपकी 2x माइनस 3 और दूसरी वैल्यू आई 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार हम 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लेते हैं और एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2x ऐसे ही बराबर में 3 माइनस का इधर है तो इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, यहाँ 2x, यहाँ पर 1 माइनस का है, यहाँ पर जाकर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो x ऐसे ही, 3 ऐसे ही, और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा। तो पहला तो आंसर ये आ गया x का, पहली वैल्यू। दूसरा यहाँ x ऐसे ही, 1 ऐसे ही, और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो बस इसी तरीके सॉल्यूशन होता है, इतना याद रखो। देखो यहाँ पे फिर देखो, इतना याद रखो आप कि पहले तो इनकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। अब 12 को या तो ऐसे माइनस करो या ऐसे प्लस करो कि ये 8 आना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ वाली वैल्यू ऐसी होनी, जो भी हो वो या तो माइनस या प्लस करने पे उतनी ही आनी चाहिए, लेकिन या तो माइनस करने पे आनी चाहिए या प्लस करने पे आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर देखनी, जब जिन वैल्यू को आप चुनेंगे, जिन दो वैल्यू को चुनेंगे, उनका मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। अगर उनका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर है, जैसे ये 4 3 12 है, ठीक है, अगर ये 12 है तो इस आपको ये देखना पड़ेगा, अगर मैं 4 3 12 कर देता हूँ तो ये तो 7 आ रहा है, यानी गलत हो गया कहीं ना कहीं। अगर मैं यहाँ पर 6 दूनी 12 कर देता हूँ तो भाई जोड़ने पे तो 8 आ रहा है और 6 दूनी 12 भी आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस ये दिक्कत है कि हमें समझाया नहीं जाता सही से, ठीक है। सो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए, सपोज कीजिए ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया है और आपको कहा जाए कि बिना मूल ज्ञात किए, यानी इनके मूल बिना ज्ञात किए आपको क्या करना है, इस समीकरण के मूल की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। प्रकृति बतानी यानी किस टाइप का ये समीकरण है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको ना इसकी कंपैरिजन करनी है, ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0। इससे क्या कर दो आप, कंपैरिजन कर दो। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -7 और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये आपकी a b c की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक हमारे पास क्वेश्चन वो होता है विविक्त कर करके, विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर करके होता है d बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो हमें d निकालना है, b², b की वैल्यू कितनी है माइनस के साथ इसका स्क्वायर प्लस माइनस 4 ऐसे ही, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, 7 7 49, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है। ये जाएगा तो बचेगा 25। तो d बराबर कितना बचा आपका 25 बचा, ठीक है। यानी कि ये दोनों, ये वैल्यू जो है ये क्या है, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो ये कैसे होते हैं, ये वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, यानी प्रकृति इस तरीके से सॉल्व करके बतानी है आपको, समझ गए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आगे भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके, अब बात आती है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है भाई, द्विघात सूत्र का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिसके सहारे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो द्विघात का फॉर्मूला कहलाता है। सपोज कीजिए कि आपको एक वैल्यू दी है यहाँ पर y² माइनस 14v माइनस 12 बराबर 0। तो इसे क्या करना है, कह रहा है द्विघात सूत्र द्वारा निम्न समीकरण का हल कीजिए। तो सबसे पहली बात कि द्विघात का समीकरण होता क्या है, तो द्विघात का समीकरण होता है y बराबर आपका -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ठीक है। ये आपका होता है फॉर्मूला। अब सिंपल कुछ नहीं करना, y मैंने क्यों लिया, यहाँ पे x भी ले सकते हैं, अगर x के क्रम में है तो x लेना है, y के क्रम में है तो y लेना है, ठीक है, बाकी सेम रहना है। तो अब क्या करना है, इसे सॉल्यूशन करना है। तो कुछ मत करो, इसको
ay² प्लस by प्लस सी बराबर 0 से इसे कंपेरिजन कर दो। इस वैल्यू से क्यों लिया, x² से क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ y² है इसलिए मैं y से लिया। तो y² y के आगे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, ठीक है। b ये है -14। यार ये चीज़ जरूर देखें, माइनस की वैल्यू अगर होती है ना तो माइनस की वैल्यू ही पूरी लिखी जाती है। यहाँ पर c बराबर -12। अब कुछ मत करो, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई करोगे तो y बराबर -b प्लस माइनस √d और ये 2a। तो देखो -b ऐसे ही, ठीक है। -b की वैल्यू कितनी है, -14 और प्लस माइनस d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, b² - 4ac होती है, ठीक है। तो यहाँ पर b की स्क्वायर यानी कि -14 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12, ये वैल्यू हो गई अपॉन में 2 और a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं, माइनस माइनस कट गया तो ये प्लस का 14 हुआ, प्लस माइनस यहाँ पर ही 14 जा कितने होते हैं, 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे साथ 176 होगा। देख लेते हैं एक बार कितना होता है। एक 196, ठीक है। तो 196 है ये, माइनस का 4, 12 चौक 48, तो एक प्लस हो जाएगा, प्लस के 48 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, अपॉन में 2, ये ऐसे ही रहेगा। इसको अब अगली लाइन में सॉल्व कर लो, 14 प्लस माइनस 196 और 48, 8 6 14, 9 4 13, 1 14 और 1 2, 244/2। हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई में गलती हो, लेकिन आप देख लेना ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर ये और निकल सकता है तो इसको और निकालिए बाहर, बाद में ये आंसर यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आएगा, वो आएगा 7, क्योंकि देखो यहाँ से 2 दूनी 2 सत्ते 14 कट जाएगा, यहाँ भी आपस में कट जाएगा, तो आपका टोटल बचेगा 7 प्लस माइनस √61, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे जाएगा तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे करते हैं। तो ये क्या है आपका, ये है आपका द्विघात समीकरण विधि, ठीक है। कौन सी, ये द्विघात समीकरण विधि, ये है आपकी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और हम कोई कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न समीकरण के हल समान होंगे। तो m की वैल्यू निकालनी है सीधी सीधी। अगर मान लो सपोज करो कि आपको, मैं यहाँ मिटा देता हूँ पूरा ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि आपको सिंपली क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन दिया है 2x² - mx + 1 = 0। अब इसमें m की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, तो यार कुछ मत करो, इसमें फिर वही दोबारा ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कर दो, ठीक है। तो a बराबर कितना आया 2, b बराबर कितना आया -m और c बराबर कितना आया 1। अब क्या करो, इसमें अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, समान मूल की स्थिति, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, b² = 4ac वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे करके लगा देना है। b² की वैल्यू है यहाँ पर -m का स्क्वायर और 4 ऐसे ही, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, 4 दूनी 8, ये हो गया m²। तो m बराबर 2√2 हो जाएगा, ये 8 का अंडर निकाले तो 2√2 हो जाएगा। और वो भी किस में, m का जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू m की निकल आएगी। ये रूट निकालने का यार सीधी सी, मतलब अगर इसके स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, प्लस माइनस का अंडर रूट इसको 8 कर सकते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आंसर आपका m का वैल्यू निकल आएगी। तो m की वैल्यू जहाँ पे भी है, n की वैल्यू किसी की भी ऐसे इस अलग कोफिशिएंट की अगर वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप आसानी से मेरे ख्याल से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई अच्छा सा। हमारे पास कह रहा है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 240 है। तो यार देखो, हमें दोनों क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक संख्या, तो माना संख्या x है तो इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी x + 1,
ठीक है, दूसरी संख्या यही तो होगी इसकी, ठीक है, x प्लस 1। तो इन दोनों का क्या बता रहा है, इन दोनों का गुणनफल 240 है। तो x और x प्लस 1 का गुणनफल 240 है। निकाल लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया x बराबर 240, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस x, ये माइनस के 240 बराबर 0। अब इसके आप निकाल लो फैक्टर, आसानी से आप फैक्टर निकाल लोगे। कौन सी विधि लगा करके, वही वाली द्विघात समीकरण विधि वाली, ठीक है। x यहाँ पर x है तो लगा दोगे आप, क्या लगा दोगे, x बराबर माइनस यहाँ पे लगा दोगे एक्स स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, बस आंसर निकल आएगा कहीं ना कहीं। जहाँ तक सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक सॉल्व करना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और कुछ नहीं करना, बस यही करना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से समझना और कुछ नहीं करना, ठीक है। और देखो यहाँ से तो यार सिंपल, आपको या तो ऐसे करके वैल्यू निकाल लो, ऐसे निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो सिंपल निकाल लो इसका गुणनखंड विधि से, जो मैंने गुणनखंड विधि बताई थी ना आपको कि इसके मल्टीप्लाई का 240 को अब ऐसे काटो, ऐसे घटाओ कि यहाँ पर एक एक्स की जगह का मतलब है एक, खाली एक लाना है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके अलावा मैं क्वेश्चन चलता हूँ थोड़ा सा पीछे, दो नंबर मैं देखता हूँ। अभी आपका क्वेश्चन है 2 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से द्विघात समीकरण है। तो यार देखो, द्विघात समीकरण का मतलब समझ लो, जैसे मान लो ये y है, ये दे दिया y प्लस 1 बराबर 0। तो अब आपको फाइंड करना है द्विघात समीकरण, तो जिसकी घात स्क्वायर हो, जिसकी घात स्क्वायर हो, जरूरी नहीं है कि ये x के ऊपर ही हो, जिसकी घात स्क्वायर हो, 2 हो जिसकी घात, वो द्विघात है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, आप सोचोगे यहाँ तो एक ही घात है, नहीं, y की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की 1 से करेंगे तो y हो जाएगा बराबर 0। तो 2 बन गया ना, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कहता है क्वेश्चन में कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण इतना इतना दे रखा है और उसके मूल समान होंगे, तो मूल समान होने पे बी स्क्वायर बराबर 4ac वाला ही फॉर्मूला लगेगा, बराबर वाला, ठीक है, इतना याद रखना। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और द्विघात समीकरण की अगर बात करें तो द्विघात समीकरण आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास 1 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, जैसे मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं, द्विघात समीकरण इसके मूल कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जो अगर आपका बराबर में हुआ तो क्या होगा, वो आपका कैसा होगा, अगर बराबर में बात करें, अगर बराबर में है आपके तो मूल समान है, अगर वास्तविक है तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वास्तविक है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका निकलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका छठा चैप्टर, यहीं तक ये छठा चैप्टर था जो कि मैंने आपको कवर कर दिया है। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो यार समझ में नहीं आएगा, राइट। चलो मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब है, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ खाली, बाकी सॉल्व करना आपका काम है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इसका कर्ण, कर्ण मतलब ये लंबी वाली लाइन, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कितना है, 13 सेंटीमीटर है। यदि शेष 2 भुजाओं में 7 सेंटीमीटर का अंतर हो, शेष 2 भुजाओं में 7 सेंटीमीटर, तो एक काम करो, एक भुजा x मान लो और एक भुजा y मान लो, और इन दोनों का अंतर कितना है, 7, ठीक है। तो शेष दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब अगर एक हमने x मान ली, दूसरी y मान ली, इन दोनों का अंतर 7 है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों निकालनी है। तो कुछ नहीं है, यहाँ से x बराबर ये लिख लो आप y प्लस 7, ठीक है, यह आपने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या होता है, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी,
यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, क्या हो जाएगा, ये x ये है y, मान लो सपोज करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाद में इसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी और यहाँ पर जो x की वैल्यू उठा करके वहाँ पुट कर देना, वहाँ से x और y की वैल्यू निकल आएंगी। यार बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये क्वेश्चन होंगे कैसे, और मैं यही चाहता हूँ कि आपको समझ में भी आए। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, दोबारा से समझ में आ जाएगा। इतने ईजी वे में समझाया मैंने, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और नहीं समझ में आया ना तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, जिससे कि हम और ज़्यादा ईजी तरीका यूज़ करें। और ज़्यादा हो सकता है शायद मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है।